हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबा आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि वैगनर द्वारा दी गई है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स रहते हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग, वो आपके क्लियरफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आपकी जो थ्योरी है वो प्रपोज हुई, मतलब कि ये आपकी 1912 में आपके व्याख्या की गई एक तरीके से। तो ये आपकी प्रपोज 1912 में की, लेकिन ये पब्लिश आपकी हुई 1922 में, मतलब कि 10 साल बाद ये पब्लिश देखी जा सकती है। तो ये जो 1922 में पब्लिश हुई वो किस बुक में हुई, तो ये इस नाम की बुक में हुई और जिसको ट्रांसलेट किया गया बाद में इंग्लिश में। तो ये जो बुक थी ये आपकी अलग लैंग्वेज में थी, ये इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से आपको इसको शिफ्ट करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि सभी समझ पाएँ। अभी समझने की बात ये है कि ट्रांसलेट किया होगा तो कुछ ना कुछ तो वो सेम टू एज इट इज़ तो बात नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक इसको ट्रांसलेट करने का पूरा प्रयास किया। तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे जो सबसे ज़्यादा फाइंड आउट करने का प्रयास किया, क्लाइमेट चेंज पे स्पेशल फोकस किया। इन्होंने माना कि अगर कॉन्टिनेंट पार्ट हैं वो अगर स्थिर रहे होंगे, स्टेशनरी रहे होंगे, तो क्लाइमेट जोन्स हैं, जो क्लाइमेट की जोन्स हैं वो आपकी शिफ्ट हुई होंगी, या आपकी क्लाइमेट जोन्स अगर स्टेशनरी रही होंगी, एक साथ एक जगह पे रही होंगी, तो आपकी कॉन्टिनेंट पार्ट खिसका होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि या तो कॉन्टिनेंट खिसके होंगे या आपकी क्लाइमेट खिसके होगा, क्लाइमेट जोन्स खिसकी होंगी। उसी के आधार पे ये थ्योरी इन्होंने फाइंड आउट करने का प्रयास किया इस थ्योरी में। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कॉन्टिनेंट जो पार्ट हैं, जो आपके महाद्वीपीय पार्ट हैं, वो आपके सियालिक से बने हुए हैं और ओशियन से इन्होंने माने सीमा से बने हुए हैं। तो सियाल और सीमा दोनों के दोनों इजीली एक दूसरे पे तैर रही हैं, मतलब कि वो फ्लोट कर रही हैं। सियाल इजीली फ्लोट ऑन सीमा, ठीक है, समझ पाए होंगे। अभी दो तरह के इन्होंने भूखंड माने, एक तो पेंजिया और एक पैंथालासा। तो पेंजिया तो आपका डिवाइड हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड में। आप अगर ध्यान दें तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि टेलर की थी। उसमें हमने क्रिटेशियस पीरियड की बात की थी, आपको याद होगा। अब हम कार्बोनिफेरस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो विभाजन हुआ ये गोंडवाना लैंड और लोअर एशिया में डिवाइड हुआ। अभी हम बात करें गोंडवाना पार्ट की, तो गोंडवाना पार्ट आपका साउथ अमेरिका देख सकते हैं, इसमें आता है। अफ्रीका आ सकता है, मेडागास्कर है वो आता है इसमें। पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय जो भारत है वो भी इसमें आता है। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है और अंटार्कटिका भी इसमें आता है। तो और लोअर एशिया, जिसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये तीनों इसमें आते हैं। अब पॉइंट ये रहा कि अगर ये जो है स्टेशनरी रहा नहीं होगा, तो ये जो आपका साउथ पोल है वो साउथ पोल किसी समय पे नेटाल साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, यहाँ पर किसी समय रहा था। तो ये साउथ पोल है वो भी आपका फ्लैक्चुएट हुआ टाइम टू टाइम, उसकी एज वाइज आपका वो भी शिफ्ट हुआ। अब पानी की बात करें तो पानी तो पैंथालासा है, वो पैंथालासा ये जो भी पानी का जो भी समुद्र थे वो पैंथालासा माना, और पेंजिया जो भी भूखंड थे कॉन्टिनेंट पार्ट था उसको पेंजिया माना, ठीक है। तो आप इससे समझ पाएंगे कि ये कहने का इन्होंने प्रयास किया। अभी कुछ एविडेंस की बात करते हैं, एविडेंस से क्या इन्होंने देने का प्रयास किया। तो एविडेंस की बात करें तो दोस्तों कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में कुछ इन्होंने एविडेंस दिए। एविडेंस क्या क्या थे, इन्होंने सबसे पहले तो क्लेम किया जो भी प्रेजेंट डे के कॉन्टिनेंट्स बने हैं, जो भी आपके पेंजिया हम कह रहे हैं, वो आपके कभी ना कभी पेंजिया बने और फिर बाद में आज के जो भी फीचर्स बन रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, वो आपके इसी पेंजिया से विभाजन होके या उससे डिवाइड होकर बने होंगे। पहला पॉइंट ये रखा। फिर जो अटलांटिक ओशियन है, जो आपका अटलांटिक महासागर है, उसके अगर दोनों कोस्ट के हम ध्यान से देखें, मैप में ध्यान से रखना, तो कॉन्टिनेंट अगर दोनों देखें तो वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। आपको थोड़ा मैं ध्यान दिलाने का प्रयास करूं, आपका जो ये अफ्रीका है वो आपको समझा पाऊंगा, और जो अमेरिका है वो इस तरीके से आपका कहने का यहाँ पर फिट होता है। तो
तो फिट दोनों के दोनों कुछ हद तक थोड़ा सा आपका डिफरेंस रहता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा बहुत जिग्सा फिट देखने को मिलता है दोनों भूखंड में, जो भी अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ के जो तट हैं, कोस्ट हैं, वो एक साथ मिल जाते हैं, जिग्सा फिट है। फिर इनके जो दोनों के दोनों जियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, जो कैलोडियन और हर्सियनियन जो माउंटेन्स हैं, वो कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ जो भी माउंटेन है उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। सिमिलरिटी आपकी फोसिल्स में मिलती है, जो इसमें जीवाश्म है और वेजिटेशन है वो दोनों अटलांटिक कोस्ट के सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जो ग्रीनलैंड है उसका ड्रिफ्टिंग वेस्टवर्ड अभी भी देखने को मिलता है 20 सेंटीमीटर पर ईयर का। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आज भी वहाँ पर ड्रिफ्टिंग हो रही है, वहाँ पर विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने कोशिश की। अब कुछ और एविडेंस इन्होंने खोजने का प्रयास किया। लेमिंग नाम का एक एनिमल था, एनिमल वेस्टवर्ड मूव करता था हमेशा, लेकिन वो जब ये आपका अटलांटिक ओशियन में दोनों तरफ जाने लगा, खिसकाव होने लगा, उसमें जो अटलांटिक ओशियन है वो उसका एक्सप्लोर होने लग गया, वो बनने लग गया, तो उसकी वजह से जो लेमिंग नाम का एनिमल था वो वेस्टवर्ड आपका मूव करता और वेस्टवर्ड वो मूव करके अटलांटिक ओशियन में गिर जाता, मतलब कि नॉर्वेजियन कोस्ट के पास वो गिर जाता। तो ये आपका ये एक्सप्लेन करता है कि पहले ये भूखंड मिले हुए होंगे, इसी वजह से उसकी मूवमेंट उधर देखने को मिलती है। ठीक है, अभी ग्लोसोपेटेरियस फ्लोरा जो आपकी वेजिटेशन है वो इंडिया में मिलती है, साउथ अफ्रीका में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, अंटार्कटिका में मिलती है और फाकलैंड आइलैंड में भी मिलती है, सिमिलर मिलती है। तो ये कभी ना कभी मिले हुए होंगे, जब भी ये ग्लोसोपेटेरियस जो फ्लोरा है, जो वेजिटेशन है, वो मिलती होगी। तो ये इन्होंने कुछ एविडेंस रखे। अभी कार्बोनिफेरस से जो काल है, ग्लेशिएशन है, इसमें आपके ब्राज़ील, फाकलैंड, साउथ अफ्रीका, पेनिसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इसमें सेम तरीके का जो आपका ग्लेशियर्स मिलते हैं, ग्लेशियर्स का अवशेष मिलता है। तो ये वो भी ये सिद्ध करता है कि आपके कभी ना कभी ये भूखंड मिले हुए होंगे। तो कार्बोनिफेरस में पैंजिया डिवाइड हुआ, ये मानते हैं। अभी हम बात करते हैं इनके मूवमेंट की। वैगनर के अकॉर्डिंग कौन कौन से मूवमेंट हुए उनकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपके इनके मूवमेंट, सबसे पहले तो इक्वेटर वार्ड मूवमेंट हुई। इक्वेटर वार्ड मूवमेंट आपके ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसकी डिफरेंस की वजह से, या बायोंसी फोर्स भी कहते हैं, उसकी वजह से ये बने। इक्वेटर वार्ड मूवमेंट हुआ फ्लोटिंग लाइक ए वुड, मतलब कि आपकी जो इसका मूवमेंट इस वजह से हुआ, फ्लोटिंग की वजह से हुआ, आपकी इक्वेटर वार्ड मूवमेंट आपके ग्रेविटेशनल डिफरेंस की वजह से मिला। ठीक है, अब वेस्ट वार्ड की बात करते हैं। तो वेस्ट वार्ड मूवमेंट आपके टाइडल फोर्स की वजह से मिला, जिनमें सन और मून दोनों फैक्टर ऐड किए। आपको याद होगा टेलर साहब ने कहा था ओनली मून, और उन्होंने ईस्टवार्ड भी, इक्वेटर वार्ड भी मूवमेंट कर दी और वेस्ट वार्ड भी मूवमेंट कर दी, लेकिन इन्होंने इक्वेटर वार्ड मूवमेंट की आपकी ग्रेविटेशनल डिफरेंस की वजह से, बायंसी फोर्स की वजह से, और वेस्ट वार्ड मूवमेंट की मून और सन की वजह से। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखा आपको। अभी पेंजिया को डिवाइड हुआ, वो आपका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये टेथिस सी के बिटवीन मिलता है। ठीक है, टेथिस सी आपका बीच में मिलता था, वो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड आपके डिवाइड हुए, उसके बाद टेथिस सी आता गया उसमें, और अटलांटिक ओशियन आपकी जो एस शेप आप देखने को मिलती है, ये आपके वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग की वजह से देखने को मिलती है। वो ड्रिफ्टिंग इस वजह से क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ डिफरेंट आपकी रेट हुई होगी, कभी किसी जगह पे कुछ रेट हुई होगी, किसी जगह पे कुछ रेट हुई होगी, तो इस वजह से ही एस का शेप मिलता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने जो कंटिन्यू बात की आपका कार्बोनिफेरस टू प्लायोसीन की, इन्होंने बात की डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिनेंट्स की, तो वो उसके आधार पे हम देखें तो आपका चेंजमेंट होता रहता है, वो आपका कॉन्टिनेंट अभी भी होता रहता है। तो रॉकीज एंडीज की जो फॉर्मेशन है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से हुआ। अमेरिका एक बैरियर बना, और बैरियर की वजह से आपका जो सियाल सीमा पे तैर रही थी, उसकी वजह से जो आपका एंडीज और रॉकीज माउंटेन है वो बना, और इक्वेटर वार्ड मूवमेंट की वजह से आपके दोनों माउंटेन बने, जो आपके आल्प्स, काकेशियस और हिमालय। तो
कहने का अभिप्राय ये है कि इसको इवेल्युएट करें इस पूरी स्टडी को, तो ये स्टडी थोड़ा सा बहुत आपकी आज के दिन सिनेरियो में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो टेलर साहब ने आपकी फोकस किया, तो टेलर ने कहा था वेस्टवार्ड मूवमेंट हुआ और आपका जो स्टार्टिंग हुई उनकी टेलर की वो क्रिटिसिस और मून की वजह से वेस्टवार्ड मूवमेंट हुआ। आपके इक्वेटरवार्ड भी इन्होंने इसी से बता दिया। अब वेस्टवार्ड वैगनर की बात करें तो इन्होंने मून और सन से बताया और स्टार्टिंग इनकी कार्बोनिफेरस एज से मिलती है। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच यही मिलता है। और आज के दिन अगर वैगनर की बात करें तो वैगनर के जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक सिमिलर मिलता है, बहुत हद तक आज के दिन जस्टिफाई करता है, आज के कॉन्टेक्स्ट में रिलायबल है। इसकी वजह से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखने को मिलता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको डिफरेंस भी देखने को मिला इस वीडियो में, और आपको जो वैगनर का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा ये मेरा प्रयास, नया प्रयास, और जो भी आपके नोट्स के ज़रिए मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी और अच्छी विजिबिलिटी बन रही होगी। तो धन्यवाद। ऐसी ही इस वीडियो में लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। उसके साथ साथ जो बेल का आइकन है, बेल की जो घंटी है, उसको भी टंटना दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।